अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। पॉली हाउस में लाभदायी है कार्नेशन फूल की खेती। टमाटर की फसल पर एक प्रगतिशील किसान का अनुभव। पशुओं के आहार में बायपास प्रोटीन का महत्व। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में टमाटर की फसल लगाकर किसान अच्छा लाभ कमा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के डुल्ला गांव में इन दिनों टमाटर की फसल पकने की तैयारी पर है, लेकिन इस समय इस फसल पर कीट एवं रोगों का प्रकोप देखने में भी आ रहा है। ऐसे ही एक समस्या से परेशान है हमारे किसान निधिया राम। तो आइए जानते हैं उनकी समस्या को उन्हीं से। इस विषय पर संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ। हमारे प्रदेश में टमाटर की खेती का महत्वपूर्ण स्थान है और यह फसल भारत में लगभग हर प्रांत में उगाई जाती है, जिसमें से हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व अन्य कई राज्य प्रमुख हैं। टमाटर के प्रयोग के बिना हर व्यंजन अधूरा सा ही लगता है, इसीलिए बाजार में इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। इसीलिए प्रदेश के अधिकतर किसान भाई हर मौसम में इसकी खेती करने लगे हैं। इन्हीं किसानों में से एक है हिमाचल प्रदेश जिला चंबा के गांव डुल्ला में रहने वाले किसान निधिया राम। यह एक हाथ से अपंग होने के बावजूद दिन रात कड़ी मेहनत करके अपने खेतों में विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती करते हैं। इन दिनों इनके खेतों में टमाटर की फसल बिल्कुल पकने की कगार पर है, परंतु उनकी फसल में भी कुछ समस्याएं आ रही हैं। तो आइए मिलते हैं किसान निधिया राम से और जानते हैं उनकी समस्याओं को। परेशानी बड़ी है, मतलब बांदर न आ जाते वो खाई जाते। अच्छा, फिर बस ज्यादा बांदरी करते तंग जी। अच्छा, जब बीमारी पे या तो पता लगता नहीं। अच्छा। या कोई दस है या जिसको पता है वो दस है, तहाँ पता लगनी है फलानी बीमारी है। आज देखने सूखी गया बूटा, हाँ ये सूखी गया, क्या हुआ कोई पता नहीं है। तहाँ जैसे जिसको नॉलेज है भैया काम करना तो तहाँ बीमारी हट जाएगा। किसी ने बताया नहीं। अब सवेरे 6 बजे गल रहेगी तो संजय 6 बजे तक। किसान भाइयों, अभी आपने उनकी समस्याओं के बारे में देखा और जाना। अब आइए बात करते हैं टमाटर की फसल में लगने वाले रोग अगेती झुलसा व पछेती झुलसा के बारे में। इस रोग से प्रभावित पौधों की पत्तियां पीली होकर सूख जाती हैं, फलों पर काले एवं भूरे रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं और फल सड़ जाते हैं। इस रोग के लक्षण दिखाई देते ही कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 0.25% प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 10 दिन के अंतराल पर 3-4 बार छिड़काव करना चाहिए। फल सड़न यह टमाटर की फसल में लगने वाला घातक रोग है। इसके प्रभाव से फलों पर पीले व भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं तथा फल सड़ने लगते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए 0.25% मैंकोजेब का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से फसल को बचाया जा सकता है। टोबैको मोजेक विषाणु रोग से प्रभावित पौधे के फल व पत्तियां चितकबरे रंग के दिखाई देने लगते हैं और फलों का आकार छोटा हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए रोगी पौधों को नष्ट कर देना चाहिए तथा पौधों पर 0.25% मैंकोजेब का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, जैसे कि आपको मालूम ही है कि टमाटर के पौधे में जिनके बीजाणु या जीवाणु जो है जमीन में जनित रहते हैं और जैसे ही वो
पौधे के जो हिस्से हैं, पत्ते हैं या फल हैं, उनके संपर्क में आते हैं तो विभिन्न तरह की बीमारियों को वो पैदा कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस टमाटर के पौधे में अगेता झुलसा की मार पड़ रही है, जिससे कि पत्ते सूख रहे हैं, क्योंकि ये पत्ते बिल्कुल ज़मीन के साथ संपर्क में है। जैसे ही जो कोई पानी का छींटा पड़ता है, उसका बीजाणु जो है इस पत्ते के संपर्क में आने पे उसमें बीमारी छोड़ देता है। किसान भाइयों, फसल के दौरान कुछ एक पौधे सूख जाते हैं, खासकर ये पौधे बरसात में जब पानी बहुत रुक जाता है खेतों के बीच में, तब बहुत ज़्यादा ये नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत ज़्यादा पौधे जो हैं वो सूख जाते हैं। तो ये जो बीमारियां हैं ये भी, इनके बीजाणु भी ज़मीन में जनित होते हैं। खासकर ये बीमारियां वहाँ पनपती हैं जहाँ पानी की निकासी का पूर्ण प्रबंध ना हो और पानी खड़ा हो, और कई सालों से हम दोबारा एक ही फसल को हम ले रहे हैं, टमाटर को एक ही खेत में हम लगा रहे हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि खेत में पूर्ण निकासी, पानी की निकासी का प्रबंध हो। हमें फसल चक्कर भी उन फसलों के साथ करना चाहिए, ये बीमारियां उन पे अपना प्रकोप ना छोड़े। किसान भाइयों, हमें इस रोग से बचने के लिए मिट्टी की जांच भी करा लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो रोग है, अगर एक पीएच होता है, अगर 0 से 14 जिसकी रेंज होती है, अगर वो एसिडिक रेंज में है, मतलब 7 से अगर 6 है अगर पीएच, तो ये रोग ज़्यादा पनपता है। तो इसका हमें जांच करा लेनी चाहिए, और उसके जांच के हिसाब से हमें चूने का पाउडर हम खेत में डालते हैं, ताकि पीएच को हम 7 की तरफ ले जाएं। किसान भाइयों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि टमाटर की काश्त करते हुए हमें नीचे ज़मीनी सतह से 20 सेंटीमीटर तक जो है पत्ते निकालने चाहिए, क्योंकि इन पत्तों के निकालने से हम जो ज़मीन में जनित बीजाणु, बीमारियों के बीजाणु हैं, बरसात के मौसम में बरसात का छींटा पड़ता है तो ये बीजाणु इन पत्तों व फलों पे चिपक जाते हैं और बीमारी पैदा करना शुरू कर देते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम नीचे के जितने भी पत्ते हैं वो उनको अच्छी तरह निकाल दें, सफाई से पौधे को आगे को बढ़ाएं। अगर ये रोग आ रहा है तो हम इस रोग के बचने के लिए ब्लाइट टॉक्स या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के घोल का, जैसे 3 ग्राम प्रति लीटर के घोल का हम पौधे के जड़ों के पास उसके सिंचाई कर सकते हैं। पर ये एक पूरा इसका निदान नहीं है, पर कुछ हद तक ये इस रोग को बचा सकता है। इंडोफिल M45 जो मैंकोजब नाम के एक केमिकल होता है, जो इंडोफिल के नाम से भी बिकता है, डाइथेन M45 के नाम से भी बिकता है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मात्रा 35 से 40 ग्राम प्रति 15 लीटर में रहती है। इसके साथ जीवाणु रोगों के बचने के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नाम की एक दवाई आती है, इसका 1.5 ग्राम प्रति 15 लीटर में हम इस्तेमाल करते हैं। इन दवाइयों को दोनों को मिलाकर भी हम विभिन्न प्रकार के फफूंद व जीवाणु जनित रोगों के उपचार में प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ एक दवाई है ब्लाइटॉक्स, जिसको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जानते हैं, उसका हम 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर, मतलब 40 से 45 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी के घोल में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। बरसात में ये ध्यान देने की ज़रूरत है, जितने भी हम फफूंदनाशक, खासकर नॉन सिस्टमिक फफूंदनाशक करते हैं, उसमें स्टिकर लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बरसात होती है तो ये दवाइयाँ धुल जाती है, उसमें स्टिकर लगाने से ये दवाइयाँ उसमें चिपकी रहती है। इन दवाइयों के इस्तेमाल के साथ साथ हम, जैसे टमाटर में एक सड़न रोग, फल सड़न रोग लगता है, या शिमला मिर्च में फल सड़न या रूट रोट रखता है, उसके लिए रीडोमिल MZ नाम की एक दवाई है, इसका भी हम 35 से 40 ग्राम प्रति 15 लीटर में इस्तेमाल करते हैं। विभिन्न कीटनाशक, जैसे रस चूसने वाले कीटनाशक जैसे इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दवाई का हम 15 ml प्रति 15 लीटर में घोल में हम स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोफेक्स या डेसिस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पत्ते काटते हैं या फल में छेद करते हैं, उसके लिए डेसिस या प्रोफेक्स का उपयोग अच्छा रहता है। तो किसान भाइयों, अगर आप इन सब सावधानियों को ध्यान में रखकर उपचार करेंगे तो अवश्य ही इन रोगों से बचाकर अपनी फसल से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। नकदी फसल होने के कारण किसानों का रुझान फूलों की खेती की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें झरबेरा, कार्नेशन की खेती हमारे हरियाणा और हिमाचल में अधिक क्षेत्र पर की जाती है। जो किसान भाई पॉली हाउस में कार्नेशन फूल की खेती करना चाहते हैं, उन्हें कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होगा। इसी विषय के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर यशवंत राव परमार, औद्यानिक
एवं वानिकी विश्वविद्यालय लौणी सोलन के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर YC गुप्ता। कार्नेशन एक बहुत ही उपयोगी एंड लाभदायक पुष्प सिद्ध हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में हिमाचल प्रदेश में पॉली हाउस में सबसे ज़्यादा कार्नेशन की खेती की जा रही है। इस परियोजना में भी हमने इस पॉली हाउस में, जो कि लगभग 1380 स्क्वायर मीटर का है, 9 वैरायटियों को लाया है, जिसमें ग्वेन, आयरिनी, फरीदा इत्यादि इत्यादि, और मुख्य तौर पे लाल रंग की किस्मों की, सफेद रंग की किस्मों की और पीले रंग की किस्मों की ज्यादा डिमांड हो। सफल उत्पादन के लिए मिट्टी का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए मिट्टी पोषण युक्त उर्वर मिट्टी जिसका pH मान 6 से 7 के बीच हो वह सर्वोत्तम होती है। बेड के लिए यदि चिकनी मिट्टी है तो मिट्टी 55%, बालू 15%, कंपोस्ट 30% तथा धान की भूसी 4 किलो प्रति वर्ग मीटर दर होना चाहिए। यदि दोमट मिट्टी है तो मिट्टी 55%, बालू 10%, कंपोस्ट 30% तथा धान की भूसी 2.5 किलो प्रति वर्ग मीटर दर होना चाहिए। अब बात आती है पौधरोपण हेतु बेड की तैयारी। तो बेड की तैयारी के पूर्व मिट्टी को रोग एवं कीट रहित करने के लिए 100 वर्ग मीटर के लिए 7 से 10 लीटर फॉर्मेल्डिहाइड दवा को 100 लीटर पानी की दर से मिलाकर पावर स्प्रे से छिड़काव कर उसे पॉलीथीन शीट से ढककर चारों ओर से दबा दें, जिससे मिट्टी में पड़ी दवाइयों से बनने वाली गैस बाहर न जाए। 3 से 4 दिन बाद पॉलीथीन शीट हटाकर मिट्टी में पानी भर दे तथा 3 से 4 दिन तक लगातार फावड़े की सहायता से पलटते रहना चाहिए। सुगमता पूर्वक सभी कृषि कार्य संचालन होने के लिए रेज बेड पर की जाती है और बेड की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर तथा बेड की चौड़ाई 60 सेंटीमीटर एवं दोनों बेडों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जहां तक खाद उर्वरकों की उपयोग की बात है तो बेड तैयार होने के बाद बेसल उर्वरक रूप में सिंगल सुपर फास्फेट, 2.5 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, आधा किलोग्राम बायोजाइम ग्रेन्यूल्स, 200 ग्राम ह्यूमिगार्ड ग्रेन्यूल्स 200 ग्राम प्रति 10 वर्ग मीटर की दर से बेड के ऊपर की सतह में मिला देना चाहिए। कार्नेशन को लगाने से पहले जब पॉली हाउस तैयार हो जाता है, इसकी मिट्टी में हम 2 भाग मिट्टी, 1 भाग गोबर की खाद और 1 भाग रेत डालते हैं। जब ये मिक्सचर पौधे लगाने से पहले इसमें मैंने जैसे बताया ट्राइकोडर्मा विरिडी को मिलाया गया, जो कि 2 से 5 ग्राम पर स्क्वायर मीटर मिलाया गया था, और इसमें हमने पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 15 सेंटीमीटर, इस तरह से कुल मिला के 32 से 36 पौधे इसमें 1 स्क्वायर मीटर में आते हैं। और इसको आमतौर पर तब लगाया जाता है जब हमारे पास जो तापक्रम है 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, तब इसमें पौध जो है बहुत ही अच्छे ढंग से स्थापित होती है। पौधों को लगाने के 40 दिन के बाद इसमें हम पिंचिंग करते हैं। पिंचिंग का मतलब इसके जो 5 नोड होते हैं, उनके 5 नोड पे हम इसको ऊपर से काट देते हैं, जिससे कि इसकी वनस्पति वृद्धि हो। और इसके बाद इसमें उपयुक्त मात्रा में हर हफ्ते हम दिन में 5 बार जो हमारे घुलनशील तत्व है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, उनको फर्टिगेशन द्वारा देते हैं। क्योंकि कार्नेशन में फ्यूजियरियम एक ऐसी बीमारी बहुत ज़्यादा आती है, तो उसका उपचार जो हम पहले पौध लगाते हैं ट्राइकोडर्मा विरिडी से किया गया था, इसलिए कम से कम होता है। बीच बीच में हर 15 दिन के अंतराल पे हमें इसको डाइथिन M45 बेबस्टिन से भी स्प्रे करते हैं। जब पौधों को पूरी तरह से हम देखभाल करते हैं तो पौधा पुष्प आने लग जाते हैं। तो इसको हम किस अवस्था में काटें, सबसे बहुत ज़्यादा मुख्य बात है कि कब कार्नेशन को तोड़ा जाए। तो ये जैसे पुष्प दिख रहा है, इसकी ये पेंट ब्रश स्टेज है, इस स्टेज पे हम तोड़ते हैं। ये जो स्टेज है ये लोकल मार्केट के लिए है, ये लोकल मार्केट के लिए है। अगर हमने इसको दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर या बाहर के देशों में भेजना है, तब हमें इसको इस स्टेज पे निकाला जाता है, जिसको पेंट ब्रश स्टेज करते हैं। और इसको लगभग नीचे से, जैसे आप देख रहे हैं, नीचे से 2-3 गांठें छोड़ के इस पुष्प को हम एक जर्क द्वारा निकाल देते हैं।
और इसी तरह की बाकी किस्मों को भी निकाल के पानी की बाल्टी में रख देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पानी की आधी भरी हुई बाल्टी है। इसमें हमने पुष्पों को काट के इसमें भर दिया है। और आप जैसे देख रहे हैं, कुछ अब नज़दीक की मंडियों के फूल हैं, कुछ दूर दराज के जाने के लिए, दूर के जैसे दिल्ली मार्केट में हम फूल भेज रहे हैं, वो उनके लिए तैयार हैं। अब इन फूलों को यहाँ से एकदम हम प्री कूल चैम्बर में ले जाते हैं। प्री कूल चैम्बर में 6 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखने के बाद 4 घंटे के बाद हम बाहर इसकी ग्रेडिंग करते हैं और फिर डिब्बाबंदी करके इनको वातानुकूलित वाहन द्वारा मंडियों में भेजा जाता है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारी। आप लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। जिंदगी गुजर जाती है लेकिन फाइल आगे नहीं बढ़ती। नल प्यासे हैं, बिल आता है, बिजली नहीं, सड़क भी ढूंढनी पड़ती है। ऐसे होती है नारी की पूजा। कुछ तो सिर्फ मतलब का मसाला खोजते हैं। कब तक सहेंगे और क्यों चुप रहेंगे? रखिए हमारे साथ अपनी बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के अनेक किसान पशुपालन व्यवसाय को अपनाए हुए हैं। इसमें दुधारू पशुओं के आहार पर लगभग 70% खर्च होता है। ऐसे में दुधारू पशुओं के लिए बाईपास प्रोटीन आहार काफी सस्ता एवं पौष्टिक है। इसे कैसे बनाएं तथा पशुओं को कब और कितनी मात्रा में प्रतिदिन इसे खिलाएं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज लवानिया। ये जो बाईपास प्रोटीन का जो टेक्नोलॉजी है, ये जो खल अपन जो खिला रहे हैं, चाहे सरसों की है, अलसी की है, मूंगफली की है, ये जानवर को प्रोटीन की आपूर्ति के लिए खिलाते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जब अपन इन खलों को पशु आहार में मिक्स करके खिलाते हैं तो जो खल का फर्मेंटेशन है या डिग्रेडेशन है वो पशुओं के पेट यानी कि जिसको र्यूमन कहा जाता है उसमें होता है। जब र्यूमन में डिग्रेडेशन होता है या फर्मेंटेशन होता है तब उससे मिलने वाली जो एनर्जी है उसका लॉसेस या हास बहुत ज़्यादा होता है। जब तक अपन इस मिलने वाली एनर्जी का जो लॉसेस हो रहा है हीट इंक्रीमेंट HI के रूप में, इसको अपन जब तक कम नहीं कर पाएंगे तब तक इसका अपन यूजफुल उत्पादन के कार्यों में नहीं ले पाएंगे। यूजफुल उत्पादन कार्य में नहीं ले पाएंगे मतलब कि ना तो उस एनर्जी को अपन ग्रोथ के लिए काम में ले पा रहे हैं और ना ही अपन उसको दूध उत्पादन के लिए काम में ले पाएंगे। अब अपन को ये कोशिश करी जाए कि जो प्रोटीन इतना महंगा जो पार्ट है पशु आहार का, उससे जो एनर्जी मिलती है उसका पूरा उपयोग अपन कर पाए। इसके लिए ज़रूरी है कि जो सामान्य तरीके से जो प्रोटीन का जो फर्मेंटेशन होता है जो र्यूमन के अंदर होता है उसको र्यूमन में फर्मेंट नहीं करा के या डिग्रेड नहीं करा के सीधे तौर पे उसको एबोमेजम या ट्री स्टोमक जिसको कहा जाता है वहाँ उसका हम फर्मेंटेशन करा पाते हैं। तो उससे जो मिलने वाली एनर्जी है उससे करीब 15 से लेके 20% तक दूध उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। और अगर अपन ऐसे फीड को जो बाईपास प्रोटीन वाला फीड है अगर किसी ग्रोइंग एनिमल को खिला रहे हैं, पाड़ी को खिला रहे हैं या हीफर को खिला रहे हैं, भड़वार वाले जानवर को खिला रहे हैं, तो वो करीब 30 से लेके 40% तक उनके ग्रोथ में या वृद्धि में बढ़ोतरी संभव है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे हम इसका बाईपास प्रोटीन का फीड तैयार कर सकते हैं। बाज़ारों में हालांकि बाईपास प्रोटीन युक्त पशु आहार मिल रहा है, लेकिन एक पशुपालक अगर जो राशन जो बना रहा है
वो अपने घर पे भी तैयार कर सकता है। वो कैसे तैयार कर सकता है, इसमें करना क्या होता है, अगर पशुपालक भाई अपने खेत पे भी या अपने बाड़े में भी करना चाहे अपने पशुओं के साथ में, तो खल को आपको 4% फॉर्मेलिन के साथ ट्रीट करना है। उस खल को ट्रीट करने के पहले खल को आपको मिक्स करना, ग्राइंड करना पड़ेगा। ग्राइंड करके नहीं उसको अपन 4% फॉर्मेलिन से ट्रीट कर देते हैं और 3 दिन अपन उसको एनारोबिक कंडीशन में बंद कर देते हैं ताकि पूरी तरह से वो रसायन फीड पर काम कर सके। इसके उपरांत फिर अपन उसको निकाल के और थोड़ी देर हवा में रखने के बाद ताकि उसकी जो गंध है फॉर्मेलिन की वो बाहर निकल जाए, उसके बाद फिर अपन अपने जानवर को खिला सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो केक सामान्यतः र्यूमन में जो पचती है वो र्यूमन में से पच ना कर वो सीधे सीधे र्यूमन से बाईपास होती हुई और ट्रू स्टमक एबोमेजम में चली जाएगी। अब इसकी अगर अपन एक कॉस्ट निकालें कि क्या खर्चा आता है, तो करीब करीब अगर अपन प्रोटीन या खल को उपचारित करते हैं तो उसमें 1 किलो पर 1 रुपया खर्चा आता है। तो कहने का मतलब ये है किसान भाइयों, इन तकनीक का उपयोग करने से जो अपना इतना महंगा अपन पशु आहार खरीद रहे हैं या पशु आहार के इंग्रेडिएंट अपन खरीद रहे हैं उसका अपन बेहतर उपयोग कर पाते हैं। क्योंकि पशु को देखिए प्रोटीन चाहिए। अब कहने को लिए अपन प्रोटीन की आवश्यकता काफ़ी हद तक कम दूध देने वाले जानवर की यूरिया खिला के भी अपन आपूर्ति कर सकते हैं, लेकिन जो जानवर 4-5 किलो दूध दे रहा है दिन का, उसके लिए यूरिया अपने आप में काफ़ी है। यूरिया से भी ट्रीट कर किया जा सकता है और उससे भी आप जानवर की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सकता है। लेकिन जो अधिक दूध देने वाले जानवर हैं, 15 से 20 किलो प्रतिदिन जो दूध देने वाले जानवर हैं, उनको अगर अपन बाईपास प्रोटीन का उपचारित फीड अपन खिलाते हैं तो उससे अपन उनसे उनकी दूध उत्पादन की वृद्धि भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ अपन अगर वृद्धि वाले जानवरों को खिला रहे हैं तो उनकी वृद्धि को दर को बढ़ा सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। बात हरियाणा की, न्याणा की, स्याणा की, गांव की हो या शहर की, मंत्री की हो या संतरी की, हर छोटी बड़ी खबर देखिए आपकी अपनी बोली में। देखिए मारी बोली मारी खबर हर रोज शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो मैंने अपना प्रेजेंटेशन बताया था उसमें हमने बताया कि अगर 2025 की हम बात करें, आज से 10 साल बाद हमारे पूरी दुनिया की पॉपुलेशन कितनी होगी। जैसे अभी ऑलरेडी हम लोग 8 मिलियन पॉपुलेशन को क्रॉस कर चुके हैं और ये जो 2025 है इसमें 9 बिलियन पीपल हो जाएंगे। इंडिया इसमें टॉप ऑलरेडी करेगा। अभी चाइना के बाद आते हैं हम, लेकिन हम चाइना को भी क्रॉस कर जाएंगे 2025 तक। तो इस इतनी सारी पॉपुलेशंस के लिए हमारे पास लैंड जो है वो लिमिटेड है। हमें उसी लैंड में अपनी उपजाऊता बढ़ानी है, क्रॉप बढ़ानी है, ईल्ड बढ़ानी है। तो वो कैसे करेंगे? जब तक नई टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तब तक हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जेनेटिकली इंजीनियरिंग मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं वो मेजर रोल प्ले कर सकती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी 28 कंट्रीज़ जो हैं वो GM क्रॉप्स पे काम कर रही हैं ऑलरेडी और ग्रो कर रही हैं, कमर्शियली ग्रो कर रही हैं, जिसमें 20 जो हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया, और हमारा देश जो है 4थे नंबर पे आ रहा है अभी। तो GM की उपयोगिता हम देख ही रहे हैं। पिछले 2002 में इंडिया में GM कॉटन आ चुका है और
इतनी तेज़ी से इसमें प्रोग्रेस हो रही है इसको लगाने के लिए, और इसमें प्रोडक्शन जो बढ़ रहा है, और दुनिया में हम फर्स्ट नंबर पे हैं बीटी कॉटन में। इसका मतलब यही है कि ये हमारी देश के लिए बहुत उपयोगी है, हमारे किसानों के लिए बहुत उपयोगी है यह टेक्नोलॉजी। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मुनाफे वाली है पॉली हाउस में झरबेरा फूलों की खेती। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.hr@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।